हम लोग अभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं और प्रकाश के परावर्तन का यह तीसरा पार्ट है। आप लोग इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं जो पहले से नहीं देखे हों। अगर पहले दोनों पार्ट को देख लीजिएगा तो तीसरा पार्ट ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण होता है वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे, दर्पण कहलाता है। जैसे ये चिकना और चमकीला सतह हो जाएगा, अगर इस पर प्रकाश का किरण आएगा तो नियमित रूप से परावर्तित हो जाएगा, इसको हम लोग दर्पण कहेंगे। लेकिन इसका एक भाग जो है अवश्य ही रंगा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं रंगा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? कल चर्चा चला था कि ये नहीं अगर रंगा जाए तो पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा, यानी कि ये किरण इस पर परावर्तित होने के बजाय ये इसमें अंदर में प्रवेश कर जाता और ये क्या हो जाता? प्रकाश का परावर्तन नहीं अपवर्तन हो जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे क्या कहलाता है? तो दर्पण कहलाता है। बात समझ गए? अब दर्पण कितना प्रकार का होता है? तो दर्पण होता है 3 प्रकार का। ठीक है, अब इसमें प्रकार के नाम लेने में बहुत लोग गलती करता है। बहुत लोग इसका नाम जो होगा गलत लिखता है। आप लोग भी शायद कहीं पहले पढ़े हो तो उसमें आप लोग में भी कहीं गलत नाम ही लिया गया हो, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। दर्पण 3 प्रकार का होता है, बहुत लोग बताते हैं 3 प्रकार का, लेकिन नाम जो होता है गलत गलत लोग लिख देते हैं। तो दर्पण 3 प्रकार का होगा। कौन कौन होगा? तो एक होगा समतल दर्पण, एक होगा गोलीय दर्पण और एक होगा परवलयिक दर्पण। अब बहुत लोग से पूछा जाता है तो लोग बता देता है कि दर्पण 3 प्रकार का होगा, समतल, उत्तल, अवतल। वो गलत हो जाएगा। दर्पण 3 प्रकार का होगा, लेकिन कौन कौन होगा? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण जो होगा ये 2 भाग में बढ़ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। याद रखिएगा। तो पूछा जाए दर्पण कितना प्रकार का? तो 3 प्रकार का। कौन कौन? समतल, गोलीय और परवलयिक। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होगा, अवतल और उत्तल। यहाँ तक बात समझ गए? अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे समतल दर्पण पर कि समतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए समतल दर्पण समतल दर्पण होता है वैसा दर्पण, दर्पण होगा तो बताए हैं कि एक भाग रंगा हुआ होगा, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह किसको कहते हैं? जो रंगा हुआ भाग नहीं है, अर्थात जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। तो इसमें ये वाला भाग जो है रंगा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे परावर्तक सतह। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए कि इसको हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। और समतल दर्पण में किरण आरेख खींचकर बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसको आप लोग समझिए कि उस तरह कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। डेफिनेशन लिखने के लिए भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है इस पर। तो देखिए अब समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ पद बता रहे हैं। जैसे इसको बताए कि ये क्या हो गया, तो ये हो गया समतल दर्पण। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण, तो आपतित किरण क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे कि दर्पण पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। तो ये जिस बिंदु पर आके पड़ रहा है इसको हम लोग O कह दिए, यानी कि इसका हम लोग नाम देंगे आपतन बिंदु। ठीक है, तो इसका हम लोग परिभाषा क्या बना सकते हैं कि आपतित किरण के बारे में पूछा जाए तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि दर्पण के आपतन बिंदु पर आने वाली किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। अब इसको हम लोग जैसे O लिख दिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसे सामान्यतः OA से सूचित किया जाता है। अब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा OA ही लिखिएगा, यहाँ पर कोई अगर दूसरा कुछ मान ले, जैसे P मान ले, तो हम लोग PO भी लिख सकते हैं।
इस चित्र के अनुसार इसमें हम लोग किससे डिनोट किए, किससे सूचित किए, तो OA से। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें आपतित किरण का परिभाषा पूछा जाए तो क्या बताएंगे, दर्पण के आपतन बिंदु पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। इसे सामान्यतः OA से सूचित किया जाता है। अब आपतन बिंदु पूछा जाए, आपतन बिंदु क्या है, तो O को हम लोग आपतन बिंदु कह रहे हैं, तो इसका हम लोग क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, तो अब इसी का उल्टा डेफिनेशन बना लीजिए, आपतन बिंदु हो जाएगा। क्या कहिएगा, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये आपतित किरण हो गया, दर्पण के इस बिंदु पर पड़ा O पर आके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। उसको हम लोग सामान्यतः किससे सूचित करेंगे, तो OA से, O से सूचित करेंगे। ठीक है, OA से आपतित किरण हो जाएगा, O से आपतन बिंदु। अब इसके बाद अब ये किरण आया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर तो भाग रंगा हुआ है, अब इससे ये बाहर निकलेगा नहीं, तो इस पर से टकरा कर और फिर उसी माध्यम में चला जाएगा, यानी कि हवा के माध्यम से आया था, हवा में चला गया। इसका नाम हम लोग B दे दिए, यानी कि यहाँ पर ये जो OB है इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। यानी कि परावर्तित किरण का परिभाषा पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण के आपतन बिंदु पर आने वाली किरण, ठीक है, दर्पण के आपतन बिंदु पर आने वाली किरण दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग कहेंगे आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसे सामान्यतः OB से सूचित किया जाता है। यहाँ तक बात समझ गए कि मतलब हम लोग क्या कहेंगे परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण बताएंगे कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे अभिलंब। तो ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक लंब, ये काल्पनिक लंब हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। यानी कि ON का मतलब हो गया चित्र में अभिलंब। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लोग क्या बनाएंगे, आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक लंब अभिलंब कहलाता है। काल्पनिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कल्पना किया जाता है कि इस तरह का कोई लंब होगा, और लंब का मतलब क्या होता है, तो लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये जो अभिलंब बनेगा कितना डिग्री का कोण होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन पूछा जाए अभिलंब का क्या कहिएगा, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक लंब अभिलंब कहलाता है, और इसे हम लोग ON से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है I कहने का मतलब होता है आपतन कोण। कोई ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी कोण का सिंबल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन I का मतलब ही आपतन कोण होता है, तो फिर इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी तो एक कोण बन रहा है, ये परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच में भी एक कोण बन रहा है, इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, R से। R का मतलब होगा परावर्तन कोण। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसको परावर्तन कोण कहेंगे, इसको R से सूचित किया जाता है। ठीक है, जिस तरह आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहेंगे, I से सूचित करेंगे, उसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे और R से सूचित कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि जैसे ये आपतित किरण और ये दर्पण हो गया, इसके बीच में भी एक कोण बनता है। अब इस कोण का चर्चा आप लोग नहीं सुने होंगे कि इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं। अगर हो सकता है कोई बुक से स्टडी किए हों खुद से, तो वो लोग पढ़े हों, चाहे अगर सही जगह पढ़ रहे हों और उनको पता होगा
तो वो बताए होंगे कि इस कोण को क्या कहते हैं, नहीं तो इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। तो ये क्या है कि ये आपतित किरण और ये हो गया दर्पण, इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम लोग लिखते हैं GA, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे ग्लांस कोण। ठीक है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि आपतित किरण और दर्पण के बीच बनने वाले कोण को ग्लांस कोण कहते हैं, इसे GA से सूचित किया जाता है। ठीक है, आपतित किरण और दर्पण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लांस कोण कहेंगे, और इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, तो GA से सूचित करेंगे। यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब आता है इसके जस्ट बाद बहुत इंपॉर्टेंट परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम अधिकांशतः एग्जाम में पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब ये जो परावर्तन है इसका नियम क्या क्या होता है, तो सबसे पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये सबसे पहला नियम हो गया कि क्या बताइएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण, ये जो आपतन कोण था हम लोग का यहाँ, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन का यही 2 नियम हो जाएगा। पूछा जाएगा परावर्तन का नियम क्या बताइएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या बताइएगा, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 2 नियम हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ चाहें तो फार्मूला ले सकते हैं। क्या क्या, तो हम लोग को इससे रिलेटेड फार्मूला मिल गया कि I बराबर क्या हो जाएगा, R। ये हो गया परावर्तन के नियम से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे ये GA है यानी कि ग्लांस कोण, और ग्लांस कोण और आपतन कोण को अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो मान कितना मिलेगा, तो 90 डिग्री। एक ये फार्मूला हम लोग को मिल गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये लंब डाला गया है तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा ना, तो GA प्लस I बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर GA और I को हटाकर R भी तो लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो GA प्लस R ये भी कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री। हम लोग को ये भी फार्मूला मिल गया। अब इसके बाद हम लोग और क्या क्या फार्मूला निकाल सकते हैं, तो हम लोग अगर I निकालेंगे तो I बराबर 90 डिग्री माइनस हम लोग यहाँ पर GA लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये प्लस में था GA तो इधर भेज दिए, माइनस में हो गया तो 90 डिग्री माइनस GA। अब इसी तरह से अगर हम लोग अगर R निकालें तो R के लिए क्या फार्मूला मिलेगा, तो 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा यहाँ पर GA। ठीक है, तो ये तो खैर कुछ आगे कुछ कॉम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इसका यूज़ होगा, नहीं तो ऐसे 10th क्लास में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। अब इसमें जैसे क्वेश्चन आता है कि यहाँ आपतित किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि कोई आपतित किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो इसके परावर्तन कोण का मान क्या होगा, यानी कि इस कोण का मान पूछ रहा है कि इसका परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपतन कोण निकाल लेंगे। आपतन कोण कैसे निकलेगा, तो बताएं कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 30 है तो ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। आपतन कोण आ गया 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि इसका ही मान कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। अब इस तरह से क्वेश्चन जो है अधिकांशतः पूछा करता है। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए और इसके आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ आगे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।